नमस्कार, मनी मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता। देश में काले धन को लेकर जंग छिड़ी हुई है। सरकार के सख्त कदम के बाद हर कोई कैश को छोड़कर स्मार्ट मनी की तरफ बढ़ रहा है। स्मार्ट मनी यानी स्मार्ट लोगों की मनी। कैश का जमाना हुआ है पुराना, वक्त हुआ है डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, अलग अलग तरह के मोबाइल मनी वॉलेट का या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का। आज हम बात करेंगे कि कैश के अलावा लेन देन के लिए और क्या कुछ आधुनिक उपलब्ध तरीके मौजूद हैं। अगर आपके मन में भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या प्लास्टिक मनी, जिसको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कहते हैं, उससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0112309768 और 0112309765। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddmoneymantra@gmail.com। याद आपको दिला दें कि सुबह 10 बजे तक का लाइव कार्यक्रम है। यह खास ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सिर्फ स्टूडियो में बैठ के बातचीत नहीं करते हैं, बल्कि इसमें हम आपको भी इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हम इस कार्यक्रम के जरिए जितना सटीक हो सके देने की कोशिश करेंगे। और आपके मन में जो भी जिज्ञासा से भरे सवाल हैं, जो संशय है लेस कैश की तरफ बढ़ने के लेकर, या फिर कैशलेस अर्थव्यवस्था को लेकर, या फिर प्लास्टिक मनी को लेकर, आधुनिक तौर तरीकों लेकर, तो आप हमें फ़ोन करके या ईमेल के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पीएनबी के पूर्व जनरल मैनेजर सुबोध कुमार कौशिक। सुबोध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुबोध जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको याद दिला दें, जब आप फ़ोन कर रहे हो कृपया अपने टीवी की आवाज़ को बंद रखें और फ़ोन के जरिए धारा प्रवाह एक ही साथ सवाल पूछिए और फ़ोन के जरिए आपको जवाब सुनने को मिलेगा। आपको टीवी की वॉल्यूम को तेज़ करने की आवश्यकता नहीं है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा उससे पहले सुबोध जी, आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में। जिस तरह से शहरी इलाकों में तो कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और लोग अवेयर भी हैं। सबसे बड़ी बात अवेयरनेस की होती है। तो कई लोगों के मन में सवाल होता है, जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या कोलकाता जैसे बड़े शहरों में सुविधा उपलब्ध है आधुनिक तौर तरीकों को लेकर, पेमेंट के तौर तरीकों को लेकर, क्या तमाम वो सेम सुविधाएं छोटे शहरों या गाँवों में भी उपलब्ध है? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा राहुल जी। वास्तव में आज की तारीख में जो स्थिति है उसमें आप देखिए कि मोबाइल घर घर पहुंच गया है। और मोबाइल से मैं स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा हूं, एक साधारण फोन जो पुराना होता था, फीचर फोन जिसको हम कहते हैं, उस फोन की मैं बात कर रहा हूं। उस फोन के ऊपर भी भुगतान करने की सुविधा आज की तारीख में उपलब्ध है और वो बहुत ही सुरक्षित तरीका है। और उसका उपयोग करके गांव के स्तर पर जो लोग हैं वो आपस में पैसे का लेन देन कर सकते हैं, चाहे वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा देना चाहे या एक व्यक्ति किसी मर्चेंट को, अपना जो है दुकानदार को पैसा देना चाहे जहां से वो कोई सामान खरीद रहा है। तो ये सुविधा आज की तारीख में उपलब्ध है और इसको हम कहते हैं IMPS USSD बेस्ड सर्विस। ये जो USSD है इसको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा। ये GSM जितने फोन हैं, मतलब GSM मतलब सामान्य फोन, जो भी सामान्य फोन है उसके ऊपर जिसमें वो लगता है आपका चिप, ये लगता है मोबाइल, तो वो सिम कार्ड लगता है, वो उस फोन में ही उपलब्ध है जी। तो यानी ऐसा नहीं है कि स्मार्ट मनी इस्तेमाल करने के लिए आपको स्मार्टफोन लेने की आवश्यकता है। आप बेसिक और फीचर फोन जो 2000 रुपये, 700, 800, 900, 1000 रुपये में भी आ जाता है, और उन बेसिक फोन के जरिए भी आप स्मार्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, पूरी तरह से USSD के जरिए। हाँ। ये क्या है ये आप समझेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ गए महाराष्ट्र से। चंद्रकांत हमारे साथ हैं। चंद्रकांत जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। चंद्रकांत जी माफी चाहेंगे, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, कृपया सवाल। मॉर्निंग सर जी। जी गुड मॉर्निंग सर। यहाँ पे अभी इंडिया में तो कैशलेस करना चाहते हैं, लेकिन ये बात है कि मेरे अलग अलग उस तरीके से पेटीएम वगैरह वगैरह है, ऑल एप्लीकेशन है। ऐसा नहीं हो सकता कि अपने इंडिया में एक ही एप्लीकेशन हो, वो भी IBI के थ्रू, वो भी आधार कार्ड को लिंक हो जो लेन देन कर सके। वो आधार कार्ड का लिंक ऐसा हो कि मैं फॉर एग्जाम्पल अभी पेटीएम से मेरे डेबिट कार्ड से पेटीएम में करना चाहता हूँ, लेकिन वो दिक्कत होती कि रुपी वो ये कार्ड के अपलोड करके उसके बाद में पेटीएम से ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। राइट, ऐसा एक लिंक हो कि जो आधार कार्ड को सभी बैंक, फॉर एग्जांपल मेरे पास आधार कार्ड हो, मेरे 4 बैंक हो, लेकिन अलग अलग तरीके से मैं ट्रांजेक्शन कर सकती, मेरे आधार से दूसरे आधार के जो आधार कार्ड टू आधार कार्ड कैसे ट्रांसफर हो सकता है। सवाल समझ गए आपका, जवाब ले लेते हैं चंद्रकांत जी, जवाब ले लेते हैं। आधार कार्ड के जरिए पेमेंट बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। और ये जो IMPS की मैंने अभी बात की थी, दैट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस,
और उसमें जो बैंक हैं वो सारे बैंक जुड़े हुए IMPS सर्विस से, और उसमें आप आधार नंबर से भी पेमेंट कर सकते हैं। आपको जिस व्यक्ति को भुगतान करना है उसका आधार नंबर देना पड़ेगा, और एक NPCI के अंदर आधार मैपर है, और उस आधार मैपर का सिस्टम क्या है कि जब भी किसी खाते में आधार नंबर जोड़ा जाएगा, जिसको सीडिंग कहते हैं, जैसे ही वो जुड़ेगा उसके साथ ही वो खाता जिसमें लेटेस्ट उन्होंने लास्ट जो ऐड किया है वो खाता मैपर में आ जाएगा। तो आप जब उसके आधार पर पेमेंट करेंगे तो उस व्यक्ति के खाते में सीधा पैसा जाएगा और कुछ उसमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बिल्कुल संभव है आज की तारीख में। IMPS यानी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। नेफ्ट जैसे नेफ्ट होता है या फिर उसी तरह से IMPS होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इमीडिएट पेमेंट हो जाती है उसके साथ। बिल्कुल इमीडिएट पेमेंट होती है तुरंत। दोनों भेजने वाले को और लेने वाले को दोनों को SMS आ जाता है। भेजने वाले को आ जाता है आपके खाते में से इतना पैसा कट के चला गया, और जिसको मिलना है उसके पास आ जाता है कि आपके खाते में इतना पैसा आ गया है। जो लोग पूरे सिस्टम से अवेयर नहीं है उनके मन में सवाल आता है कि हमें कितना एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा इन सुविधाओं के लिए, क्या कुछ खर्चा भी है? ये सुविधाएं जो है बहुत मामूली खर्चे पे उपलब्ध हैं। जैसे USSD में जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर हैं वो ₹1.5 लेते हैं एक ट्रांजैक्शन का। काफी कम है। हाँ, और जो आप देखिए कि इसमें 10,000 तक के जो पेमेंट है उसमें ₹2.5 का चार्ज है, उससे ऊपर में ₹5 का चार्ज है। तो इस तरह से जो है चार्ज बहुत ही नॉमिनल है, और ये बहुत ही सस्ता माध्यम है, और इसमें तुरंत प्रभाव से पैसा जाता है, और ये 24/7 है। ये पूरे साल कोई छुट्टी नहीं है इसके अंदर। आप सारे साल जब चाहें जिस समय चाहें उस समय पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर किसी बाहर सड़क रेहड़ी वाले को पेमेंट करनी हो ₹10 की, ₹11 की, और मोबाइल वॉलेट के जरिए अगर कोई पेमेंट करे तब भी कोई एक्स्ट्रा खर्चा आता है क्या इसमें? देखिए, मोबाइल वॉलेट का मैं बताऊं आपको कि मोबाइल वॉलेट अगर दोनों का मोबाइल वॉलेट एक ही है तो कोई खर्चा नहीं है। इसी तरह एक और सुविधा आ गई अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की। अगर उसके ऊपर वो उपलब्ध है व्यक्ति तो उसके अंदर भी कोई खर्चा नहीं। आज की तारीख में 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन फ्री है। तो 1 लाख रुपए तो बहुत होते हैं रोजमर्रा के लिए, जो रोजमर्रा की जरूरत के लिए होते हैं, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर ₹10 की आपको किसी को पेमेंट करनी है तो नेट ₹10 ही आपके खाते से कम होंगे। कोई एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज वगैरह कुछ नहीं। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको जानना बहुत जरूरी है कि आधुनिक तरीके का इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जेब ज्यादा खाली होगी। आपकी जेब उतनी ही खाली होगी जितना आपने लेन देन करना चाहा है, बल्कि आपको सुविधा अपार है कि कैश का कोई झंझट भी नहीं है। विद्या प्रकाश दिल्ली से अगले कॉलर हमारे साथ है। विद्या प्रकाश जी नमस्कार, पूछिए सवाल। जी विद्या जी, सवाल पूछिए प्रकाश जी। हाँ सर, मेरा सवाल साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ था। चलो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि कैशलेस कर रहे हैं सारा कुछ, बहुत अच्छा लगता है सुन के कि सरकार बहुत अच्छे मुद्दे पर सोच रही है। बट सवाल यहाँ ये आता है कि एक व्यक्ति का अगर कार्ड का डिटेल किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है और गलती से अगर वो मिल जाते हैं उनको, तो वहाँ वो चीज है कि पैसे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन जो मार्केटिंग कर लेते हैं लोग, चूंकि हुआ है हमारे किसी एक कलीग के साथ, उनका सारा का सारा ATM का डिटेल किसी के पास था, तो ट्रांजेक्शन स्वाइप हो गया विद इन 24 आवर्स में। तो क्या उस चीज पे कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट? सुरक्षा के क्या इंतजाम है? जी जवाब सुरक्षा के क्या इंतजाम है, और क्या बैंक ये चीजें डिटेल देंगी कि वो शॉपिंग अगर हुई है, अगर किसी ने निकाला है पैसा, तो वो कहां से और कहां जा रहे हैं? देखिए विद्या प्रकाश जी, मैं एक बड़ी अच्छी बात बताऊं आपको कि अगर कोई व्यक्ति अपना स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार लाके कहीं खड़ी करे और चाबी उसमें लगी छोड़ दे, तो ये वो वाली स्थिति है कि, और ज़्यादा होता आप स्टार्ट करके ही छोड़ दो, आपने लॉगिन किया उस समय आप छोड़ दीजिए, तो कोई आपके उससे ट्रांजेक्शन कर सकता है। कार्ड का जो कॉपी होता है उसमें वही होता है कि उसके डिटेल कॉपी हो जाते हैं। अब इसमें भी मैं आपको बताऊं कि नए जो कार्ड आ गए हैं जिसको हम EMV कार्ड कहते हैं, उन कार्ड की कॉपी करना संभव नहीं है। जो सेकंड्स के अंदर उसकी कॉपी हो जाती थी वो उन कार्ड की नहीं हो पाती है। स्पेशली जो चिप वाले कार्ड जो चिप और पिन है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको कहता हूं, आपको वहां प्लास्टिक मनी पे जाने की जरूरत ही नहीं है आज की तारीख में। आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करिए। उसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि उसमें आपका खाता नंबर भी किसी को नहीं पता लगा क्या है। वो आप अपनी एक यूनिक आईडी खुद क्रिएट करते हैं, अपना एक पासवर्ड आप खुद क्रिएट करते हैं जो सिर्फ आपको पता है। अब आप जाके किसी को बताओ कि मेरी आईडी ये और मेरा पासवर्ड भी इसका ये है, तो फिर ये आपकी मर्जी है। उसके बाद सेकंड फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन और है, जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आपसे कहता है ये एमपिन डालिए, वो भी आप ही को पता है।
अब इतना सारा डेटा अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को बताएंगे तभी वो कर सकता है। एसएमएस के जरिए जो पासवर्ड आता है वो भी क्या इसमें एक वो ओटीपी इज एडिशनल फीचर कि आपको उसी टाइम के लिए मिलता है, वन टाइम पासवर्ड कहते हैं उसको, उसका केवल एक बार उसी समय उपयोग हो सकता है, बाद में नहीं हो सकता। तो ये भी सुविधाजनक है और इसकी सबसे बड़ी चीज ये है कि वो उसी समय उपयोग होगा और कुछ सेकंड के अंदर अगर वो उपयोग नहीं होता है तो वो खत्म हो जाता है, दोबारा जनरेट करना पड़ता है, तो उसका दुरुपयोग होना बहुत ही मुश्किल काम है। यानी अगर मोटे शब्दों में कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि अगर आप जेब में 5,000 कैश लेकर घूम रहे हैं और आपके बैंक में 5,000 पैसा पड़ा हुआ है, तो बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ वो कहीं 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 ज्यादा सुरक्षित है आपकी जेब में पैसा जो पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर पॉकेट कहीं पे कोई मार रहे तो उसकी रिकवरी तो नामुमकिन। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पैसा गिर सकता है, लूट सकता है, चोरी जा सकता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। आपका जो बैंक में पैसा है वो सुरक्षित है। और इसका एक और जो ऑप्शन आ गया है वो मोबाइल वॉलेट का है, और उस मोबाइल वॉलेट में आप एक लिमिटेड अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वहां भी जो आप साइबर सुरक्षा की बात कर रहे थे, तो साइबर सुरक्षा में उसमें हैकिंग वैसे तो अभी आज की तारीख में इतना आसान नहीं है, बहुत ही कोई शातिर होगा कर पाएगा, पर उसमें कुछ चीजें कंप्रोमाइज होती तब होता ही है। अगर आपकी कोई भी चीज कंप्रोमाइज नहीं हुई है तो उसमें करना आसान काम नहीं है। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ चीन की राजधानी बीजिंग से हैं, शोभित हमारे साथ इस वक्त हैं। शोभित जी नमस्कार, पूछिए सवाल। जी शोभित जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए शोभित जी से हम माफी चाहेंगे, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, उनके कॉल को हम दोबारा लेने की कोशिश करेंगे। शोभित जी आवाज आ रही है आपको? जी चलिए विजय। मुझको आवाज आ रही है। हेलो। हाँ जी पूछिए सवाल, आवाज आ रही है जी, पूछिए सवाल, आपकी आवाज आ रही है। मुझको एक ही क्वेश्चन पूछना जा रहा है। मैं अभी चाइना बीजिंग से बोल रहा हूँ। जी जी पूछिए सवाल। तो सपोज आप लोग तो बोल रहे हैं ये वीजा कार्ड, हाँ, तो जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, सपोज मेरे मोबाइल नंबर इंडिया में रजिस्टर नहीं है, मैं इंडिया में जाता हूँ कुछ वीक के लिए, फिर वापस चले आता हूँ, तो अगर ये आपका ये सर्विस अगर एक्टिवेट हो जाए तो हम लोगों को जैसे पर्सन जो अब्रॉड में रहते हैं तो वो लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे? हमारे पास कैश नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, हम लोग जाएंगे मगर हमारा नंबर रजिस्टर्ड इन अब्रॉड, they can't continue in India, they can't continue our number if we don't stay over there। जी शोभित जी, आपका सवाल काफी सटीक है, काफी सही है, समझ गए हम। जवाब ले लेते हैं जल्दी से, क्या जवाब? शोभित जी आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा है। आप भारत से बाहर हैं, तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जो वीजा कार्ड की आपने बात की, वीजा का कार्ड जो है वो काफी सुरक्षित है, और अगर आप उसको पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट करते हैं तो ये पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको कही, कार्ड ट्रांजैक्शन में आप EMV कार्ड लीजिए, जिसको यूरो मास्टर वीजा कार्ड कहते हैं, और उस कार्ड के अंदर ये फीचर है कि आपके नियम उसमें बनाए हुए हैं। हमने काफी सारे जो है सिक्योरिटीज डाली हैं उसमें, और जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि आपने एक ट्रांजैक्शन दिल्ली में किया और दिल्ली से बीजिंग जाने में मान लीजिए 6 घंटे का समय लगता है, तो दूसरा ट्रांजैक्शन अगर कोई प्रयास करता है 6 घंटे से पहले करने का बीजिंग से, तो वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा, वो कहेगा ये व्यक्ति यहां हो ही नहीं सकता। जी 6 घंटे के अंदर वो स्थान बदल नहीं सकता कम से कम। वो ये अगर बीजिंग से कर रहा है तो वहां जाने में ही फ्लाइट से 6 घंटे लगते हैं, तो कम से कम उतना समय तो उसके बीच में चाहिए। तो ऐसे कई सारे रूल्स उसमें सिस्टम पे डिफाइन किए गए हैं जिससे कि आपकी सुरक्षा होती है। और उसके अलावा आपका ओटीपी, ओटीपी के बारे में आप एडिशनली जो है उस पर कर सकते हैं। तो वो ओटीपी जो आप कह रहे हैं, ओटीपी कैन कम इन वेरियस वेज। आपका वहां का जो नंबर है, तो उसमें एसएमएस आप देखिए कि अगर आपने इंटरनेशनल रोमिंग किया हुआ है तो आपका एसएमएस दुनिया में कहीं भी जा सकता है। वहां का नंबर है, अगर आप वहां का नंबर रजिस्टर करते हैं तो एसएमएस उस पर भी चला जाएगा आपका। एसएमएस के अंदर जो है कोई भेजने की समस्या नहीं होती, उसके लिए किसी को आईएसडी की फैसिलिटी की जरूरत नहीं होती। सिर्फ रोमिंग के लिए आपको अपने फोन को एक्टिवेट करवाना होगा, लेकिन जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो एसएमएस रिसीव करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते। पैसे नहीं लगते एसएमएस रिसीव करने के लिए। और इसी तरह आपका वहां का भी नंबर है, अगर आपने यहाँ रजिस्टर कराया हुआ है और वो आपके नाम से है, तो एसएमएस तो उसके ऊपर भी चला जाएगा। जी। और ईमेल के जरिए भी वन टाइम पासवर्ड आ जाता है? ईमेल के जरिए अभी इसकी सुविधा नहीं दी गई है, पर इसको किया जा सकता है, ये एक ऑप्शन है। पर ईमेल से बेहतर ये है, क्योंकि देखिए ईमेल कई बार ये होता है कि वो प्राइवेट प्लेटफॉर्म है और
ईमेल मैंने देखा है कि पासवर्ड वगैरह की वीकनेस से हैक भी हो जाते हैं। हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग ईमेल अकाउंट के साथ ही अपने डिटेल रखते हैं, मेरा कार्ड नंबर क्या है, मेरा पासवर्ड क्या है, मेरा पिन क्या है। तो वहां से जब वो इंफॉर्मेशन निकल जाती है, या आपको कोई फोन करता है और फोन करके कहता है जी मैं बैंक से बोल रहा हूं, हमारे जो है हम अपडेट कर रहे हैं डेटा, आप हमें सारी चीज बता दीजिए, और आप जो है उनको बता देंगे। बैंक कभी भी ऐसी जानकारी आपसे नहीं लेता है। तो ये अगर जानकारी आप देते हैं तो आप अपने लिए असुविधा खड़ी करेंगे। ये सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षा उपाय है। और जिस तरह से शोभी जी ने सवाल पूछा है बीजिंग से, उस सवाल का जवाब तमाम जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से इंडिया में, उन लोगों पर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि उनका जो होम कंट्री का जो नंबर है वहां पर ओटीपी, वीजा कार्ड, क्योंकि इंटरनेशनल कार्ड है, तो अगर आप ओटीपी को लेकर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि होम कंट्री का जो नंबर है उस पर ओटीपी वाला है। और इसका कोई स्थानीय सॉल्यूशन भी होता है क्या वैसे, अगर कोई मोबाइल नंबर के अलावा ओटीपी के? नहीं, ओटीपी कम्स ओनली ऑन ए रजिस्टर्ड मोबाइल। जो अकाउंट के साथ आपने रजिस्टर किया नंबर, उसी पे ओटीपी जाएगा, क्योंकि यही सिक्योरिटी है। और किसी के पास नहीं जाएगा वो नंबर। तो अगर आप किसी दूसरी कंट्री से इंडिया आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर इंटरनेशनल रोमिंग करवा के आएँ तो ही अच्छा होगा, क्योंकि आप बाहर यूरोप या अमेरिका जब जाते हैं तब अगर इंटरनेशनल रोमिंग आपके पास होती है तो भी आप अपने जो इंडिया से इशूड जो कार्ड हैं उनका इस्तेमाल आप कर पाते हैं। ओटीपी जो रजिस्टर नंबर है उसी पे आएगा, और ओटीपी दुनिया में किसी भी कोने में कहीं पर भी आ सकता है, प्रोवाइडेड कि इंटरनेशनल रोमिंग आपके फ़ोन नंबर पर हो। एक ईमेल ले लेते हैं, विजय शर्मा जी का ईमेल है। वो कहते हैं कि वो सीनियर सिटीजन है और कृपया एक आम आदमी के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बेसिक्स बताएं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनके पास ना तो डेबिट कार्ड है ना क्रेडिट कार्ड है। जाहिर तौर पर डेबिट कार्ड तो शायद होगा अगर अकाउंट उन्होंने कहीं खोला है। देखिए, आज की तारीख क्या में बेसिक्स हैं इसके? डेबिट कार्ड आपके खाते से सीधा पैसा काटता है और उसका ट्रांजेक्शन आपके खाते से होता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, तो मैं कहता हूं आज की तारीख में बेसिक ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको डेबिट कार्ड की आवश्यकता भी नहीं है। आप अगर गांव में रह रहे हैं और वहां आपके पास डेबिट कार्ड भी नहीं है, एक बार मान लीजिए, तो आज की तारीख में आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है जिसको AEPS कहते हैं, और हमने जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स को माइक्रो ATM दी हुई है वो इंटरऑपरेबल है। तो किसी भी बैंक का जो इंटरऑपरेबल माइक्रो ATM लेके व्यक्ति वहां मौजूद है, BC एजेंट जिसको हम कहते हैं, तो आप किसी भी बैंक के खाते में पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उसके माध्यम से। वो आपके बायोमेट्रिक्स लेगा, अंगूठे का निशान लेगा आपके, और उससे जो है वो आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर देगा। तो इसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं कि मेरे पास अगर कार्ड नहीं है तो क्या होगा। वैसे तो मेरी जहाँ तक जानकारी है उसके हिसाब से ज़्यादातर लोगों के पास ये है, और आप ले भी सकते हैं। अगर नहीं है तो आप बैंक से रिक्वेस्ट कीजिए, तुरंत आपको जो है कार्ड दे दिया जाएगा। कई तरह के कार्ड जिस तरह से चलते हैं, वीजा, क्रेडिट कार्ड की जो बात है, हाँ, क्रेडिट कार्ड एक अलग व्यवस्था है। उसमें जब आप चीज खरीदते हैं तो आपके खाते में पैसा होना जरूरी नहीं है, उधार है वो उधार है, और उस उधार को आपको एक समय सीमा के अंदर भुगतान करना पड़ता है। बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आप नहीं करते उस पर लगने वाला ब्याज बहुत भारी होता है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है वो आपकी जो क्रेडिट की हिस्ट्री है उसको देख करके बनाया जाता है, उसके हिसाब से आपकी लिमिट फिक्स की जाती है और उसके उपयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पेंशन आपको मिल रही है तो पेंशन के आधार पर जो है उसकी लिमिट सेट की जाएगी। अगर आपको सैलरी मिल रही है तो सैलरी के आधार पे, अगर आपकी अदर इनकम है तो आपकी बैलेंस शीट के आधार पे फिक्स की जाएगी। और जो जनधन अकाउंट धारक हैं उनके पास रुपए कार्ड है। हम शहरों में हमने अक्सर मास्टर कार्ड या वीजा देखा है, लेकिन रुपए कार्ड भी काफी बड़ी संख्या में करोड़ों लोगों के पास आज के डेट में है, जो भारत सरकार का खुद का कार्ड है। रुपए कार्ड अपने आप में कितना सक्षम और क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं रुपए कार्ड से? नहीं, देखिए, रुपए कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही सुरक्षित कार्ड है, और ये NPCI द्वारा जारी किया गया जिसके बैंकर्स सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। और इसकी खूबी ये है कि ये विद इन इंडिया इसका यूज हो सकता है। ये इंटरनेशनल वीजा और मास्टर कार्ड जो है और रुपए तीनों एक तरह से सेटलमेंट एजेंसी हैं। मतलब आपके और मेरे बीच जो लेन देन है उसको वो पूरा करते हैं। मैंने कहा इनको पैसा दे दीजिए, आपके पास पैसा पहुंचा और आपके खाते में जमा हो गया। तो ये काम जो है ये एजेंसीज करती हैं। और अगर आपने रुपए कार्ड यूज किया है तो आपका कार्ड विदेश में जाके कोई भी उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। इट कैन नॉट बी यूज इंटरनेशनली एंड इट कैन नॉट बी मिसयूज्ड फ्रॉम अब्रॉड। जो वीजा मास्टर कार्ड में अक्सर शिकायत सुनने को मिलती है कि भाई आपका कार्ड जो है किसी ने ऑनलाइन करके और अमेरिका से, चाइना से, पाकिस्तान से, किसी और देश से जाकर के उसका उपयोग कर लिया, वो रुपए कार्ड में संभव नहीं है। रुपए डेबिट कार्ड उस हिसाब से बहुत ही सुरक्षित है। दूसरी चीज ये है कि रुपए सिर्फ डेबिट कार्ड है, नॉट हाँ, रुपए केवल डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड भी आने वाला है
थोड़े समय में जो है, जल्दी ही आने वाले समय में उनका क्रेडिट कार्ड भी आने वाला है। पर डेबिट कार्ड जो आज की तारीख में है वो काफ़ी सुविधाजनक है और उसका उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं। जी, और साथ ही साथ एक ईमेल और जल्दी से ले लेते हैं। ई वॉलेट जो आजकल मोबाइल वॉलेट चल रहे हैं, हुकुम जी का मेल है, वो कहते हैं क्या ई वॉलेट में अगर पैसा कहीं से ट्रांसफर हुआ है तो क्या आप अपने बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं? क्योंकि ई वॉलेट से आप एटीएम जाकर कैश तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आपके बैंक में पैसा होगा तब आप कैश भी निकाल सकते हैं। ई वॉलेट में अगर किसी ने आपको पैसा ट्रांसफर किया है तो आप अपने बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सुविधा जो है उपलब्ध है, और ये भी जो सुविधा है वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या IMPS को यूज करके होती है और सीधा आपके खाते में पैसा जा सकता है। जब ये वैलेट कंपनीज, नॉर्मली जो प्राइवेट वैलेट कंपनीज हैं, वो पैसे को ट्रांसफर करती हैं आपके खाते में, तो वो उसके ऊपर कुछ चार्ज लेती हैं, जो काफी नॉमिनल होता है। नॉमिनली होता है, पर वो कैश आउट चार्ज लेती हैं। और आप वैलेट टू वैलेट आप ट्रांसफर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि पंजाब नेशनल बैंक का या SBI का वैलेट है, तो पंजाब नेशनल बैंक वाला पंजाब नेशनल बैंक को, SBI वाला SBI वैलेट होल्डर को करेगा, तो उसके लिए कोई पैसा नहीं देना होता, वो सर्विस फ्री है। बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध कुमार जी, आप स्टूडियो हैं और आपने तमाम हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, और लोग कैसे स्मार्ट बन सकते हैं, स्मार्ट मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बारे में लोगों के तमाम जिज्ञासाओं को शांत किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने के लिए। और इसी के साथ ही मनी मंत्र में आज के लिए इतना ही। हम उन तमाम दर्शकों से माफी मांगना चाहेंगे जिनके ईमेल्स हम शामिल नहीं कर पाए या जिनके फोन कॉल्स हम नहीं शामिल कर पाए। हमारी कोशिश थी कि आपको जागरूक किया जाए स्मार्ट मनी यानी आधुनिक तौर तरीके, पेमेंट के जो तौर तरीके हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।